वुमेन को सर्वाइकल कैंसर के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं। सर्वाइकल कैंसर जो है ना इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। बहुत यंग एज में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा है, वो एक कारण हो सकता है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर के कारण भी ये संक्रमण के द्वारा भी वायरस जो फैलता है और उसमें फिर उसको खतरा हो सकता है फीमेल को जो है। तो मैम अगर किसी का एक ही सेक्सुअल पार्टनर है तो भी चांसेस है कि उन्हें कैंसर हो सकता है। इसके क्या सिम्टम्स या साइन है जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूएस में एक स्टडीज हुई है जिसमें कि वो लोगों ने कंपलसरी कर दिया है 9 ईयर्स से लेके 13 ईयर्स के बच्चों को वैक्सीनेशन, सर्वाइकल कैंसर एचपीवी वैक्सीनेशन। मैम आपने कुछ देर पहले एक बात की थी वाइट डिस्चार्ज की। यस, सो इजंट इट अ लिटिल कॉमन अमंग टीनेजर्स? फिजियोलॉजिकल वाइट डिस्चार्ज भी होता है, पैथोलॉजिकल भी होता है। अगर किसी को डिटेक्ट हो गया है कैंसर तो उसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या हो? 2022 में सर्विकल कैंसर के 6.6 लाख केसेस रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 3.5 लाख वुमेन ने अपनी जान गंवा दी थी। ये एक ऐसा कैंसर है जिसे प्रिवेंट किया जा सकता है एक वैक्सीन के जरिए, लेकिन अवेयरनेस की कमी के कारण हर साल लाखों जिंदगियां खत्म हो जाती है। आज के इस एपिसोड में हम सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स, कॉज, प्रिवेंशन के बारे में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि सही जानकारी और वैक्सीनेशन से ही आप इस कैंसर से प्रिवेंट हो सकते हैं। आज हम डॉक्टर नलिनी मठरिया से मिलेंगे, जो रायपुर की टॉप गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। इनके 30 इयर्स के रिच एक्सपीरियंस में इन्होंने वुमेन हेल्थ पर काफी काम किया है। डॉक्टर मठरिया, वेलकम टू हर कहानी। सर्विकल कैंसर के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम ऑन सच शॉर्ट नोटिस। सो मैम, आपको पता है कि वुमेन को सर्विकल कैंसर के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है सर्विकल कैंसर। आप हमें बताइए कि सर्विकल कैंसर होता क्या है और इंडिया में ये कितना कॉमन है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है ना इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, जिससे कि हर साल, जैसा कि आपने बोला, लाखों जिंदगियां खत्म हो जाती है। और मतलब दुख की बात यह है कि ये ऐसा कैंसर है जिसको कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत समय पहले ये डिटेक्ट किया जा सकता है और टाइमली अगर हम मेजर्स लें तो इसको ट्रीट किया जा सकता है और जिंदगी बचाई जा सकती है। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है, अगर हम लेमन टर्म में बोलें तो ये बच्चेदानी के ग्रीवा का कैंसर होता है। बच्चेदानी के मुख पे जो होता है, जैसा यूट्रस होता है और नीचे सर्विक्स होता है, जो बच्चेदानी का मुख जिसको हम बोलते हैं, उस पे जो कैंसर डेवलप होता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि वो सर्विक्स कहलाता है। और सर्वाइकल कैंसर जो होने के पहले जो है कुछ चेंजेस आते हैं वहां पर के सेल्स में, जो कि हम डिटेक्ट करके पहले से ही पता कर सकते हैं कि ये जो चेंजेस है वो सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं, इसको चेंजेस शुरू होने से लेके फुली ग्रोन कैंसर डेवलप होने के लिए 10 to 15 ईयर्स का टाइम रहता है। तो इतना पर्याप्त समय है हमारे पास कि उसको हम प्रिवेंट कर सके। इसलिए लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है और इसके कारण क्या है। हम अब बात करेंगे आगे इसके लिए कि कारण क्या और हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मैम, इसके कारण क्या है, क्यों होता है सर्विकल कैंसर? देखिए, सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से जो मुख्य मुख्य कारण है, जैसे कि यहाँ पे हमारे भारत देश में देखा जाता है कि बहुत अर्ली एज में मैरिजेस होती है, बहुत यंग एज में। तो उसमें बहुत यंग एज में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा है, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा जो होता है अनहाइजीनिक जो कंडीशंस होते हैं, जिसके कारण वायरल इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि वायरस ही मेन कॉजेटिव ऑर्गन होता है इसके लिए। तीसरा ये हो सकता है कि जैसे किसी के मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रहते हैं, है ना, मल्टीपल सेक्स पार्टनर के कारण भी ये संक्रमण के द्वारा भी वायरस जो फैलता है और उसमें फिर उसको खतरा हो सकता है फीमेल को जो है इसका। और भी कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डिलीवरीज हो रही हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा सर्वाइकल ट्रॉमा होता है, वो भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो मैम अगर किसी का एक ही सेक्सुअल पार्टनर है तो भी ये चांसेस है कि उन्हें कैंसर हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि उसमें जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल कॉजेज ही उसके मतलब कॉज हो, लेकिन क्या होता है बेसिकली कि हर जो फीमेल होती है या मेल होता है वो पूरे लाइफ में 80% टाइम इस जो वायरस होता है उससे एक्सपोज तो होता ही है बॉडी, ठीक है, जब भी कांटेक्ट होता है तो। लेकिन हमारी बॉडी की ये क्षमता होती है कि वो जो वायरस से एक्सपोज हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाए और उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार वायरस से
एक्सपोज हो रहे हैं तो वो सर्वाइकल कैंसर या कुछ डिजीज कॉज ही करेगा। मैक्सिमम टाइम बॉडी की इम्यूनिटी उसको निकाल देती है बॉडी से। लेकिन कुछ कंडीशंस में, जिसमें कि अगर बहुत एग्रेसिव वाला वायरस है या बहुत प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है या बॉडी की इम्यूनिटी कम है, इन सब मतलब कंडीशंस में उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो हम इसके क्या सिम्टम्स या साइन हैं जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली बहुत बार देखा जाता है कि महिलाएं हमारे पास आती है कि वाइट डिस्चार्ज बहुत कॉमन यहाँ पे है, और हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही ज्यादा है, जिसको कि सफेद धात बोलते हैं यहाँ पे। अगर इनकी बोली में बोला जाए तो धात जा रहा है बोलते हैं या धातु जा रहा है बोलते हैं। तो वाइट डिस्चार्ज बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। दूसरा ये हो सकता है कि वाइट डिस्चार्ज के साथ में कुछ डर्टी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो, वो भी बहुत कॉमन है। और तीसरा ये हो सकता है कि ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो सकते हैं। चौथा हो सकता है कि कॉन्टैक्ट के बाद में कुछ ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो या स्पॉटिंग हो। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर कॉन्टैक्ट के बाद में अगर स्पॉटिंग या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर कुछ कंडीशंस में होते हैं कि कुछ मस्से हो जाते हैं, कुछ लीजन हो जाते हैं प्राइवेट पार्ट्स में। तो इन सब कंडीशंस में इमीडिएटली पेशेंट को, डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट करना चाहिए। इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हम छत्तीसगढ़ की आपने बात की, तो छत्तीसगढ़ में ये कितना कॉमन हो चुका है अभी? बहुत कॉमन है, क्योंकि हम देखते हैं कि मैक्सिमम केसेस जो हमारे पास आते हैं ना, एडवांस स्टेज में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत कमी है। दूसरा, महिलाएं बहुत झिझकती हैं इन सब चीजों को। इवन फीमेल डॉक्टर के पास जाके बताने में भी झिझकती हैं। कई बार हमारे पास आती है, वाइट डिस्चार्ज कंप्लेन करती है, हम बोलते हैं कि हम नीचे से एक चेकअप करेंगे बच्चेदानी का। उसके लिए भी उन्हें बहुत काउंसलिंग करना पड़ता है कि इसमें दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, ये जानना जरूरी है। तो सबसे जो कारण छत्तीसगढ़ में सर्वाइकल कैंसर बढ़ने का है वो है इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस है, और दूसरा है कि डॉक्टर से जाके कंसल्ट नहीं। तीसरा ये है कि महिलाएं एक दूसरे को सलाह देती रहती हैं कि नहीं, ये तो ऐसे ही है, कॉमन है, होता रहता है, इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर इस तरह के कोई भी आपको लक्षण दिख रहे हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर को जाके एटलीस्ट एक बार दिखाइए। बहुत छोटी सी जांच से मैं बताऊंगी आगे इसका जांच क्या होता है, उससे हम इसको बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं। तो मैम इसके क्या क्या टेस्ट होते हैं? बहुत अच्छा है। देखिए, फर्स्ट टाइम में जब हमारे पास पेशेंट ओपीडी में आता है ना, तो एक तो होता है कि कोई पेशेंट लक्षण के साथ में आ रहा है, कोई पेशेंट रूटीन चेकअप के लिए आ रहा है। तो अगर रूटीन चेकअप की मैं बात करूं तो हम एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है, आपने सुना होगा, बहुत कॉमन टेस्ट है। इसमें बहुत छोटा सा सिंपल ओपीडी प्रोसीजर रहता है। बस बच्चेदानी के मुंह से हम छोटा सा एक ब्रश होता है जिसमें कि वहां पर का जो लिक्विड रहता है उसको जस्ट लेके और एक लिक्विड मीडिया रहता है उसमें डाल के पैथोलॉजी में भेज देते हैं जांच के लिए। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ भी नहीं होता, और बहुत सिंपल सा टेस्ट है। बहुत ज्यादा कुछ कॉस्टली भी नहीं होता है। 500-700 में इसमें गवर्नमेंट में तो फ्री में होता है, और अगर प्राइवेट में भी करा रहे हैं तो 500-700 1000 से ज्यादा खर्च नहीं आता है। तो अगर जहाँ इतनी बड़ी बीमारी से बचने की बात है तो इतना छोटा सा खर्च तो कोई भी अफोर्ड कर ही सकता है। दूसरा ये रहता है कि उसको हम जांच के लिए भेज देते हैं। उसमें अगर किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। अदरवाइज वो नॉर्मल है तो हम ये कहते हैं कि एवरी 3 ईयर में, स्क्रीनिंग टेस्ट है ये, तो एवरी 3 ईयर में हर फीमेल को ये टेस्ट जो है वो कराते रहना चाहिए। अगर इसमें कुछ अबनॉर्मल सेल्स आ रहे हैं या कुछ अबनॉर्मल कुछ ऐसा डायग्नोसिस बन रहा है तो फिर उसको टाइमली ट्रीट करना चाहिए, या एवरी ईयरली उसको हमको स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए। जस्ट एक एग्जामिनेशन से ही बहुत सारी चीजें डायग्नोस हो जाती हैं। सो मतलब एक तो हो गया कि हमें पता हो कि सर्विकल कैंसर होता क्या है। दूसरा है कि इसका एक जो छोटा सा टेस्ट है जिसमें ज्यादा आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, ना फिजिकली ना फाइनेंशियली। तो ये दो ही अगर हम कर लें, और हम अगर वैक्सीन नहीं ले रहे हैं इसकी, तो भी क्या हम इसको अर्ली डिटेक्ट एंड प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जो वैक्सीनेशन है वो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये है ना। तो डिटेक्शन जो हो गया, जो हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पैप स्मीयर है। अगर उससे और एडवांस हम थोड़ा सा टेस्ट में जाए तो एक कॉल्पोस्कोपी होता है। कॉल्पोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि जो सर्वाइकल जो एरिया है ना, बच्चेदानी का जो मुंह है, उसको एक स्कोप, एंडोस्कोप के द्वारा उसको जूम आउट करके, उसको मतलब मैग्नीफाई करके उसको और अच्छे से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर उसमें हमको कुछ लगता है कि कहीं कोई अबनॉर्मल लीजन दिख रहे हैं, हमको डाउटफुल लीजन है, तो उसका छोटा सा हम बायोप्सी ले लेते हैं और वो एकदम कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। ये भी कोई ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें भी कहीं कोई भर्ती होने की जरूरत नहीं है, कोई पेन नहीं होता है, लेकिन बहुत अर्ली डायग्नोस हो जाता है। दूसरी बात है कि जैसा आपने पूछा वैक्सीनेशन का, तो डायग्नोसिस हो या ना हो, मतलब ऐसा है कि वैक्सीनेशन तो हमेशा सबके लिए ही हम एडवाइस करते हैं। 9 इयर्स के
बच्चे से लेके 45 ईयर्स तक की फीमेल को हर किसी को वैक्सीनेशन करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब अप टू 90% आपको प्रोटेक्शन देता है। कुछ स्टडीज में तो कहते हैं कि 98% तक प्रोटेक्शन देता है, बट 90% तक भी दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यूएस में एक स्टडीज हुई है जिसमें कि वो लोगों ने कंपलसरी कर दिया है 9 ईयर्स से लेके 13 ईयर्स के बच्चों को वैक्सीनेशन, सर्वाइकल कैंसर, एचपीवी वैक्सीनेशन। तो उन्होंने देखा कि ये वैक्सीनेशन के बाद में 10 ईयर्स में 90% रिडक्शन हुआ डिजीज में। तो 90% ह्यूज नंबर है। तो ये हमें 9 इयर्स की एज से ले सकते हैं। बिल्कुल। एंड हमारे पास अभी भी टाइम है, अगर जो वुमेन इसके बारे में अवेयर नहीं है या जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, वो अभी अगर अंडर 45 है तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। बेसिकली इसमें ये कहते हैं कि कोई भी उसको बच्चे को या फीमेल को या मेल को भी इवन हम लोग वैक्सीनेशन के लिए एडवाइस करते हैं बिफोर फर्स्ट एक्सपोजर टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि उस समय तक वो वायरस से एक्सपोज नहीं हुआ है। तो उस समय तक अगर हम लगाते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप बाद में भी लगा सकते हैं, बट पहले लगा ले तो बहुत ही अच्छा है, पर पहले अगर नहीं भी लगाया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार वायरस से एक्सपोजर हुआ हो या वायरस बॉडी में रहे। तो 9 ईयर से 14 ईयर्स तक जो लगाते हैं उसमें 2 डोजेस रहते हैं, और 15 ईयर से 45 ईयर्स तक लगाते हैं उसमें 3 डोज का शेड्यूल रहता है। मैं आपको बताऊंगी। तो हम ये जो वैक्सीन है उसका नाम है HPV वैक्सीन। एंड अगर मैं रायपुर की बात करूं तो ये हम कहाँ जाके ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? ये आप कोई भी हॉस्पिटल में लगा सकते हैं। इवन अभी हम लोगों की कोशिश है कि गवर्नमेंट सेटअप में भी ये वैक्सीनेशन किया जा सके, क्योंकि थोड़ा महंगा इंजेक्शन है। इसलिए अभी जो 24-25 का जो अंतरिम बजट जो पेश हुआ उसमें भी सीतारमण जी ने वो किया है कि हम एक वैक्सीन ड्राइव चलाएंगे। तो देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी हमको कुछ उसमें मिल जाए। बट वैक्सीन का क्या है कि ऐसे 2-3 ब्रांड्स हैं इसके, है। तो उसमें अभी तक जो आ रहा था इम्पोर्टेंट था, एक मतलब क्वाड्रुवेलेंट वैक्सीन होता है और एक नैनोवेलेंट वैक्सीन होता है, जो कि 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है। क्वाड्रुवेलेंट है वो 2 मेन जो इसके कैंसर के पॉजिटिव वायरस रहते हैं उसके अगेंस्ट, और 2 वार्ड के लिए जो होते हैं उसके अगेंस्ट करता है। तो अभी हमारा स्वदेशी वैक्सीन भी आ गया है, सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको भी डेवलप किया है। तो उसकी कॉस्ट जो है वो काफी कम हो गई है, ऑलमोस्ट 50% हो गया है। तो ये जो हमारा स्वदेशी वैक्सीन है उसका एक वैक्सीन का कॉस्ट लगभग 2000 आता है, और अगर 2 लगाना है तो 4000, और 3 लगाना है तो मैक्स टू मैक्स 6000। तो पूरे लाइफ के लिए अगर कैंसर से प्रोटेक्शन मिल रहा है, सर्वाइकल कैंसर से, तो 6000 मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं। एग्जैक्टली। तो मैम ये जो जैसे जैसे मैं 28 इयर्स की हूँ, मुझे तो अभी ही पता चला है सर्वाइकल कैंसर के बारे में, सो डेफिनेटली मुझे वैक्सीनेशन नहीं मिली है। अब मुझे लगाना है और मुझे 3 लगाने पड़ेंगे। तो ये कितने मंथ्स के गैप में होता है? उसमें ऐसा रहता है कि जैसा फर्स्ट डोज अभी लगा लिया, सेकेंड डोज 2 मंथ्स के बाद में, और थर्ड डोज है फर्स्ट डोज से 6 मंथ्स के अंदर। मतलब 6 मंथ्स के अंदर में आपका इम्यूनाइजेशन वो वैक्सीनेशन जो है वो शेड्यूल पूरा हो जाना चाहिए। इन केस अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो भी आप विद इन 1 ईयर इसको आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, बट 6 मंथ्स के उसमें टाइम स्पैन में अगर हो जाए तो बेस्ट है। एंड ये हम कहीं पे भी जाके लगवा सकते हैं, हमें स्पेशली किसी गायनेक के थ्रू ही करवाने की जरूरत? मोस्टली यूजुअली जाना चाहिए गायनेक के पास में, बट आपके फैमिली फिजिशियन है उनके पास भी आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। एंड मैम अगर आपको आइडिया बता सकते हैं कि जो हमारा इम्पोर्टेड वैक्सीन है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है? उसकी लगभग पहले वो 3200-3300 में आ रहा था, अभी वो 3800-3900 एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, बट मतलब 3.5 से 4 के बीच का है वो। और जो नैनोवेलेंट जो मैंने बताया, जो कि वाइड रेंज है जिसका प्रोटेक्शन का, उसकी कॉस्ट 9000। तो हम क्या आइडियल है लगाना नैनोवेलेंट वाला? देखो अगर अफोर्डेबल है बहुत कुछ, सबसे बेस्ट अगर मैं जाना चाहे तो बेस्ट आइडियली नैनोवेलेंट इज द बेस्ट। अदरवाइज जो क्वाड्रुवेलेंट वैक्सीन है दैट इज आल्सो सफिशिएंट। सो मैम फॉर एग्जांपल मैंने वैक्सीन ले ली है एंड आई एम मैरिड नाउ, तो अब क्या मुझे कितने ईयर में स्क्रीनिंग करनी चाहिए इस कैंसर के लिए? इवन 30 इयर्स के ऑनवर्ड्स हम स्क्रीनिंग चालू कर रहे हैं तो एवरी 3 ईयरली। यस, फाइंडिंग्स नॉर्मल है तो यस एवरी 3 ईयरली। अगर कुछ उसमें अबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं, कुछ ज्यादा गड़बड़ दिख रहा है, तो या तो उसको हम टाइमली ट्रीट करें, अदरवाइज हम ईयरली फिर उसको स्क्रीनिंग के लिए। ओके मैम, आपने कुछ देर पहले एक बात की थी वाइट डिस्चार्ज की। यस। सो इजंट इट अ लिटिल कॉमन अमंग टीनेजर्स की वाइट डिस्चार्ज होता है? लाइक बहुत रेगुलर नहीं बट वंस इन अ वाइल ये डिस्चार्ज होता है? देखो वाइट डिस्चार्ज जो है ना बहुत वीक टर्म, ठीक है। बहुत सारी गर्ल्स हमारे पास भी आती है कि वाइट डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज।
बट मैं एक चीज बताऊं कि जो फिजियोलॉजिकल वाइट डिस्चार्ज भी होता है, पैथोलॉजिकल भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है मतलब हमेशा वो कुछ गड़बड़ है या उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड होने वाला है गर्ल को किसी को, तो उसके पहले थोड़े से हार्मोनल चेंजेस के कारण से डिस्चार्ज बढ़ जाता है, दैट इज कॉमन, दैट इज फिजियोलॉजिकल। वैसे ही एक पीरियड का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो बीच का टाइम रहता है 14, 15, 17 डेज के जो टाइम, जिस टाइम पे ओवुलेशन होता है, तो उस टाइम पे भी म्यूकॉइड डिस्चार्ज जो है वो सर्वाइकल डिस्चार्ज थोड़ा सा इंक्रीज होता है, दैट इज आल्सो फिजियोलॉजिकल। क्योंकि हमारा बॉडी का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं पूरे 28 टू 30 डेज में, उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस हमारे सिस्टम में होते हैं। और एक जो होता है पीरियड खत्म होने के बाद में 5-7 दिन के बाद में थोड़े बहुत डिस्चार्ज की मात्रा ज्यादा रहती है बाकी साइकिल की तुलना में। तो ये 3 समय जो रहता है ये डिस्चार्ज होता है, और बहुत ज्यादा अगर डिस्चार्ज नहीं, बहुत कॉपियस डिस्चार्ज नहीं है तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इसमें डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, अगर किसी प्रकार का कोई फॉल स्मेल आ रहा है, कभी कोई ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ गया, या और भी कोई अबनॉर्मलिटी लग रही है, तो फिर जरूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वही है सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे शुरू में आपने बोला कि एक जो अवेयरनेस है, हमें इन जनरल भी जैसे हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल में तो हम काउंसलिंग करते हैं, इवन गर्ल्स को भी वैक्सीनेशन के लिए, तो हम सबको, इवन हमने अपनी बच्चियों को भी वैक्सीनेशन लगाया है। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि वैक्सीनेशन हम केवल फीमेल को करें, लड़कों को भी हम वैक्सीनेशन एडवाइस कर रहे हैं, 2 डोजेस उनको भी, क्योंकि जो एचपीवी वायरस है वो उनमें भी कुछ डिजीजेस कॉज करता है, जैसे वॉर्ट होता है, जैसे मस्से होते हैं, एनल कैंसर होता है, कई बार हेड नेक का कैंसर, ओरल कैंसर, ये भी एचपीवी जो है उसका पॉजिटिव ऑर्गन है। तो केवल गर्ल्स को नहीं, बॉयज को भी वैक्सीनेशन करना जरूरी है, पहली चीज। दूसरा ये है कि इसके लिए हम अगर हमारी तरफ से आप कोई भी चाहे तो हम इसके लिए फ्री चेकअप कैंप भी हम अरेंज कर सकते हैं, ताकि हम जितनी ज्यादा से ज्यादा जो है वो महिलाओं को इसके लिए अवेयर कर सके। वहां पे अगर हम टेस्ट कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो एटलीस्ट इसके बारे में हम उनको अवेयरनेस दे सकते हैं कि आपको कैसे, कब हॉस्पिटल जाना है, क्या क्या इसके तरीके होते हैं, कब आपको ट्रीटमेंट लेना है, वैक्सीनेशन क्या होता है। तो ये हम गाँव में, मोहल्ले मोहल्ले में जाके ये सब अवेयरनेस कैंप भी फैला सकते हैं, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जो आउटरीच जो है उस पर हम जाके ये सब कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी देखा गया है कि बहुत सारे दूर दराज के जो क्षेत्र है उसमें उन लोगों को पता ही नहीं रहता है, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो लोग ही हमारे पास बहुत लेट स्टेज में आते हैं, फिर हम ये बोलें कि नहीं अब आपका बहुत स्टेज एडवांस हो गया, अब हम इसको कुछ कर नहीं सकते, या केवल सेकाई और उसका मतलब कीमोथेरेपी ही ट्रीटमेंट बच गया, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड करता हमें, क्योंकि इस चीज को हम 10 साल पहले डायग्नोज कर सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। मैम, आपने ट्रीटमेंट की बात की, उस पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, तो अगर किसी को डिटेक्ट हो गया ये कैंसर, तो उसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या होता है? बहुत अच्छा, इसमें बेसिकली इसके स्टेजेस होते हैं। प्री कैंसरस स्टेज में अगर डिटेक्ट हो गया तो बहुत छोटे ट्रीटमेंट से हो सकता है, जैसे कि एक सिंपल सा मैं बता रही, जैसे बच्चेदानी का छाला है, उसके स्टेजिंग होते हैं, CIN1, CIN2, CIN3, तो स्टेज वाइज हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो बहुत अर्ली स्टेज में अगर आ गया है, केवल CIN1 के स्टेज में कई बार ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती, वैक्सीनेशन कर दो और टाइमली फॉलो अप करो। अगर उससे थोड़ा स्टेज ज्यादा हमको लग रहा है तो कुछ क्रायोथेरेपी होती है, उसके द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ ये होता है कि कोनाइजेशन एक होता है, इलेक्ट्रोकॉर्टिक जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा जो डिजीज पार्ट रहता है सर्विक्स का वो हम निकाल के उसको अलग कर देते हैं, कट करके निकाल देते हैं और उसको पूरा का पूरा पैथोलॉजी में जांच के लिए भेज देते हैं। और फिर एवरी 6 मंथ या ईयरली उनको हम फॉलो अप में बुलाते रहते हैं कि डिजीज प्रोग्रेस तो नहीं हो रहा है। स्टेज 1 में तो हम मतलब सर्जरी करके पूरा का पूरा डिजीज निकाल सकते हैं। इवन उसके जो लिम्फ नोड्स वगैरह जहाँ जहाँ स्प्रेड होने की संभावना रहती है, वर्डाइन सिस्टेक्टमी हम बोलते हैं, रेडिकल हिस्टेक्टमी, उसमें पूरा हम डिजीज को निकाल सकते हैं और एकदम डिजीज फ्री हो सकती है पेशेंट। हाँ, स्टेज 2, 3, 4 में अगर चला गया है तो फिर हम पूरी तरह से अगर सर्जरी करके डिजीज को नहीं निकाल सकते हैं तो फिर हमको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ता है। या कई बार हमको लगता है कि हमने सर्जरी किया और सर्जरी के बाद में कुछ और स्टेजिंग आगे दिख रही है उसकी, तो सर्जरी के साथ में हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी को भी कंबाइन कर सकते हैं। मैम, आपने बोला कि सर्जरी हम करते हैं, तो अगर आपने सर्जरी करके वो पार्ट रिमूव कर दिया तो क्या ये प्रेगनेंसी में इंटरफेयर कर सकता है, इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नॉर्मली कंसीव किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली क्या है कि
वो एज ग्रुप जिसमें कि उसको प्रेगनेंसी होना है ना, यूजुअली इतना कम एज ग्रुप में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं, पर फिर भी ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो अगर उसमें कंजर्वेटिव सर्जरी होती, बहुत अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हुआ, कंजर्वेटिव सर्जरी जिसमें कि हमने सर्विक्स का कोनाइजेशन करके, क्योंकि उसमें यूट्रस को हमको कंजर्व किया है हमने, है ना, पर बहुत रेगुलर फॉलोअप में कर रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोनाइजेशन हमने किया है, सर्विक्स का पार्ट कट करके किया है, तो यूट्रस में प्रेगनेंसी को 9 मंथ्स तक कैरी करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर हमको करना पड़ता है। बच्चेदानी के मुंह को टाई करके उसको सर्क्लास कहते हैं, वो सब करके रखना पड़ता है, बहुत रेगुलर फॉलोअप में रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर से अगर फ्री हो गई है तो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते हैं, बट बहुत इंटेंसिव है और बहुत रेगुलर फॉलोअप चाहिए। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि वुमेन कंप्लीटली अवेयर हो कि ये कैंसर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस दे सकते हैं, स्पेशली अगर आप उस स्टेज में हो जहाँ पे आपको प्रेगनेंसी प्लान। महिलाएं हमारे पास आती हैं ओपीडी में, तो हम उनको बताते हैं कि अपने बच्चों को कैसे अवेयर करना है, अपने बच्चों को कैसे वैक्सीनेट करना है, क्योंकि बाकी वैक्सीन तो सब अपने बच्चों को लगवाते हैं, लेकिन इस वैक्सीन के बारे में किसी को पता नहीं है, और ये इतना इम्पोर्टेंट वैक्सीन है कि इतनी बड़ी बीमारी से अगर ये बचा सकता है। थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत अच्छा एक ओवरऑल बहुत इजी शब्दों में समझा दिया कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, हम इसे कैसे प्रिवेंट करें। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं तो आशीर्वाद हॉस्पिटल में आप ज़रूर आइए इस कैंसर के बारे में जानने के लिए एंड वैक्सीनेशन के लिए एंड इवन टेस्ट के लिए। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान मिलेगा बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में। एंड डॉक्टर मडहरिया के पास 30 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें उन्होंने बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किया है। तो दिस इज योर गो टू प्लेस इफ यू आर फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार।